डायबिटीज़ के केसेस पर कोरोना किस तरह से असर डालता है, आज हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ समय पहले मॉर्निंग में मुझे एक फ़ोन आया बड़ौदा से कि उनके कोई रिलेटिव हैं, हमारे ही एरिया में एक हॉस्पिटल है उसमें एडमिट हैं और आईसीयू में हैं। तो मैंने इमीडिएट डॉक्टर को बात किया। डॉक्टर ने बताया कि वो डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ के कारण एक तो वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर चले गए हैं और उनको आईसीयू में इस समय रखा है, ऑक्सीजन पे हैं। क्रिटिकल तो डेफिनेटली है, परंतु क्या आगे पोजीशन बनेगी, इलनेस नई है, तो वी हैव टू कीप फिंगर्स क्रॉस। अब ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? देखिए, कोरोना का इन्फेक्शन सभी लोगों में एक सा होगा। सभी लोगों में मतलब बच्चा, बूढ़ा, जवान, मेल, फीमेल, प्री इलनेस, नो इलनेस, एकदम बॉडी बिल्डर या दुबला पतला, सबों में बराबरी से होगा। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जिन लोगों को पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ हैं जैसे रूमेटॉइड हो गया, या फिर जो ड्रग्स वगैरह के ऊपर हैं इस तरह के, तो उन लोगों में तकलीफ आना शुरू होता है। आज हम खास तौर से बातचीत करेंगे डायबिटीज़ की, क्योंकि मैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अभी मैंने चर्चा किया एंड दैट पेशेंट इज सीरियस। होता क्या है एक्चुअली, जब भी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तो उसके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है। ये शुगर लेवल फ्री रेडिकल्स को ज़्यादा संख्या में बनाएगा और ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ाएंगे और इसके कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। अब ये इन्फ्लामेशन किस किस हिस्से में बढ़ेगा? ब्लड वेसल्स में बढ़ेगा, हार्ट में बढ़ेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में बढ़ेगा, मतलब बॉडी के हर पार्ट में जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पर ये इन्फ्लामेशन बढ़ेगा बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, हाई लेवल ऑफ फ्री रेडिकल, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये जो बीमारी है कोविड, ये क्या करती है? ये बीमारी थ्रोट पर, लंग्स में असर डालेगी, टिश्यू डैमेज करेगी और टिश्यू डैमेज के बाद क्या होगा? अगेन इन्फ्लामेशन। अब ये जो इन्फ्लामेशन डायबिटीज के कारण था, ये इन्फ्लामेशन कोविड के इन्फ्लामेशन के साथ में मिलके 1 + 1 11 हो जाता है। अब ये जब 11 हो जाता है तो प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं और पेशेंट जल्दी ही सीरियस हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर काफ़ी इन्फ्लामेशन बढ़ता है और एग्रेसिवली ये रेस्पॉन्ड करता है इस तरह के पेशेंट्स के लिए। तो उसमें क्या होता है? किडनी डैमेज होने के चांस, क्लॉट बनने के चांस आर्टरी में, ब्रेन के अंदर, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है जिसके कारण पेशेंट को इमीडिएट आईसीयू में लेना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है, पॉसिबल है उसको वेंटिलेटर पर भी लेना पड़े। यही मुख्य वजह है वेंटिलेटर्स की। वेंटिलेटर्स की संख्या गवर्नमेंट इसीलिए बढ़ा रही है। और यही फिर क्या होता है, डायबिटीज़ जो है वो इन्फेक्शन को भी प्रमोट करती है। देखिए, बॉडी में तमाम वायरसेस हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अब जैसे ही आपके ब्लड के अंदर साथ में ब्लड शुगर ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अब बाकी के इन्फेक्शन भी सुपरसीड करेंगे और सेप्टिसीमिया के चांस बढ़ेंगे, तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा और पेशेंट के लिए ये फेटल होगा। इसके लिए जिन पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर और बाकी के सारे रिस्क है, डायबिटीज़ है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, कैंसर की दवाइयों पर है, या फिर किसी तरह का इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि पेशेंट की मॉर्टेलिटी रेट 10 से 12%, 14% तक पहुंच जाती है। जो हमारे यहाँ पर कितनी है? <3%। ये पहुंच जाती है 10 से 15% के बीच में। तो अगर मान लीजिए 1 लाख पेशेंट हैं तो 1 लाख पेशेंट के अंदर 13-14 हज़ार इस तरह के इलनेसेस के पेशेंट्स की डेथ होगी। तो इसलिए ये 3% का डेटा आ रहा है। अब यही अगर सपोज करो इस तरह के इलनेस के पेशेंट्स कम हो, एल्डरली पेशेंट्स कम हो, तो यही मॉर्टेलिटी नीचे आ जाए। इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए?
हमें कुछ एक प्रिकॉशन लेना चाहिए। जितने भी डायबिटिक और अदर इलनेसेस मैंने अभी जिक्र किए, इनसे रिलेटेड पेशेंट्स को कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। डायबिटीज से खास तौर से, डायबिटीज के पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। एक तो क्या होता है, घर के अंदर हैं, लॉकडाउन के अंदर हैं, लोगों के बीच में प्रेम होता है, कुछ घर में खाने के लिए बना, स्नैकिंग चालू रहता है। कभी ये स्नैकिंग टाइम पास के लिए भी होता है, कभी कुछ चिप्स खा लिया, कभी कुछ फ्रेंच फ्राइज खा लिए, या खाना खाया, फिर उसके बाद में चाय आ गई, उसके ऊपर बिस्किट ले लिए। ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ये आपके ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है, बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहा है। और इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की जब कोविड होता है तो पेशेंट्स में घट जाती है। इसलिए आपने देखा होगा ऑक्सीजन सैचुरेशन 80-85% पर आ जाता है, फिर उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ये जो कैपेसिटी है वो घटती चली जाती है। तो पेशेंट को क्या चाहिए, इस पीरियड के अंदर स्पेसिफिकली स्नैकिंग पर फुल स्टॉप। जो आप 6 डाइट ले रहे हैं, उन डाइट के ऊपर स्टॉप। मिनिमल डाइट लें, थोड़ा फास्टिंग करें, थोड़ा स्नैकिंग पे कंट्रोल रखें। 3 डाइट, एट द मोस्ट 3 डाइट लिमिटेड अमाउंट के अंदर वो लें, क्योंकि आपकी एक्टिविटी घट गई है। जब खुला हुआ था आप वॉक करने भी जाते होंगे, कुछ जिम जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे। अब वो एक्सरसाइजेज भी कम हो गई हैं, क्योंकि कई लोगों के फ्लैट इतने छोटे हैं कि एक पैर बाहर रखेंगे तो मालूम पड़ा एक पैर इस बेडरूम में तो दूसरा पैर पहुंच गया एकदम से ड्राइंग रूम में, और सोसाइटीज़ में अलाउड नहीं है जाकर के वॉक करना, तो वो एक समस्या है। हाँ, फिर उसके बाद में कई लोगों के साथ में क्या हुआ है, उनकी जो मेडिसिन्स थी वो कई जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के इश्यूज़ के कारण कुछ लोगों की कुछ मेडिसिन हो सकता है अवेलेबल नहीं हो पूरी तरह से फ्रीली, तो कुछ डोजेज भी स्किप हो सकते हैं। फिर उसके बाद में ब्लड की जो मॉनिटरिंग थी ब्लड शुगर की, अगर आपके घर पे ही ग्लूकोमीटर है अच्छी बात है, अगर नहीं है बाहर से अगर आप टेस्ट कराते थे तो वो लिमिटेशन आ गए हैं। तो इन सब के कारण थोड़ा सा हमारा ध्यान हटता है, और आपने देखा होगा ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, तो ये एकदम प्रचलित कहावत है। अब इसके लिए हम करें क्या, हमें करना क्या चाहिए, हमको बेसिकली इस पीरियड में स्नैकिंग कम करनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लें, फ्रूट ज़्यादा लें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक लोड वाली डाइट लें, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स लें, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट या मॉडरेट फैट, हाई फाइबर, हाई एंटीऑक्सीडेंट, हाई विटामिन, हाई मिनरल, ये डाइट हमको लेना चाहिए, जो बेसिकली फ्रूट और सैलड बेस्ड है, पर अच्छी तरह से धो करके छील करके इस तरह से लें कि उससे भी कहीं कोरोना के चांसेस आपके फैमिली में ट्रिकल ना कर जाए। ठीक है, तो इस सावधानी के लिए कई बार लोग क्या बोलते हैं, आप पका हुआ ही खाएं। अब पके हुए में कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो फिर क्वांटिटी कंट्रोल में खाएं। तो ये आपको बैलेंस बिठाना पड़ेगा, पर फिर भी मैं बोलूँगा वेजिटेबल एंड फ्रूट बेस्ड डाइट बेस्ट है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। साथ में योगा करें, जरूरी है योगा, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। साथ में प्लान करें, घर में ही कुछ एक्सरसाइजिंग शेड्यूल्स प्लान करें, एक जगह पे खड़े होके या हल्का फुल्का वेट लिफ्ट करके, या फिर कुछ नहीं तो जो नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करें, और अपने चेस्ट की कैपेसिटी को बिल्ड करें। चेस्ट की कैपेसिटी को और किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है, एक तो प्राणायाम बेस्ट है, उसके साथ में एक ये इंस्ट्रूमेंट है रेस्पिरोमीटर, ये चाहिए तो आप मंगा करके लें। इससे मुंह से फूंक मार करके आप चेस्ट की फूंक खींच करके होल्ड करके इसको आप चेस्ट की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे असिस्टेंट को फ़ोन करके ये मंगा लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करें, और उसके बाद में अपने मेडिसिन रेगुलर लें। चाहे आपके भले एलोपैथिक चल रहे हों, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चल रहे हों, आयुर्वेदिक चल रहे हों, ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग बराबर से करें, और वो हिसाब से अपने मेडिकेशन इस पीरियड में रेगुलर रखें, जिससे आपका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। ठीक है, उसके बाद में डेली या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे अपने ब्लड शुगर को जरूर चेक करें। अब इसके बाद में इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए कुछ एक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे विटामिन सी है,
उसके बाद में विटामिन डी के कैप्सूल, ये बोन फ्रेश आप शायद मंगाते होंगे। बोन फ्रेश ये चाहिए तो आप दिन में वीक में 1 बार या वीक में 2 बार ले सकते हैं। उसके बाद में जो लोग ग्लूको फ्री ले रहे हैं, ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो ब्लड शुगर के लिए जो लोग ले रहे हैं, वो लोग इसको कंटिन्यू लेते रहें, क्योंकि इसमें साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करता है, ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करता ही करता है, पर इसके साथ में अगर आप कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो वो कंटिन्यू रखें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई इस तरह बंद ना करें। ख्याल रखें आपका अगर ब्लड शुगर नीचे आ रहा है, डॉक्टर से फ़ोन पे ही सलाह करें, नहीं तो और अपने डोजेस को रीऑर्गेनाइज करके लें, अपने एक्सरसाइज शेड्यूल को रीऑर्गेनाइज करके लें। फिर अगर कुछ पेशेंट जैसे नर्वोकूल ले रहे हैं, हाथ पैरों में नमनेस है, सुनपन है, तो वो कंटिन्यू करें। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने की ताकत है। कुछ पेशेंट वेट लॉस करने के लिए स्टार वॉक लेते हैं, तो स्टार वॉक वाले भी जो पेशेंट हैं, ये स्टार वॉक लेने से भी आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हो रही है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। फिर एक ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्लैक्सीड अक्सर हम लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड और बाकी की चीज़ों के लिए। तो ये एक स्प्राउटेड फ्लैक्सीड है जो स्पेसिफिकली हम लोगों ने बनवाया है पेशेंट्स के लिए। इसके कुछ एक स्पेसिफिक बेनिफिट हैं। इसके अंदर सिनेमोन है, ब्लैक पेपर है जो आपके बीएमआर को बढ़ाता है, तो आपका जो ग्लूकोज का कंजम्पशन है वो इम्प्रूव होगा। साथ में इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। इसमें टर्मरिक है, फ्लैक्सीड जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, टर्मरिक एज सच एंटी इन्फ्लामेटरी है, और चूंकि ये स्प्राउटेड है, उसके बाद में इसको रोस्ट करके बनाया गया है, तो इसके कारण इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 5 टाइम्स इम्प्रूव हो जाती है। तो आप चाहें तो ये भी मंगा सकते हैं, मेरे असिस्टेंट को बात करें। और फिर भी अगर आपको बाकी के इलनेस जैसे कार्डियोवास्कुलर है, कैंसर है, या फिर डायबिटीज़ है और दूसरी इलनेसेज हैं, इनके कारण किसी प्रकार की कोविड को मैनेज करने के हिसाब से कुछ सलाह लेनी है या फिर डायबिटीज़ से रिलेटेड सलाह लेनी है, तो आप नीचे के दिए बटन पे प्रेस कर सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए भी आप अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। मेरी टीम और मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और इस पीरियड में आप अपना केयर करें, पूरी प्रिकॉशन लें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।